ये करीब 2500 साल पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के 79 वसंत देख चुके थे। बुद्ध तब शाक्यमुनि कहलाने लगे थे। बुद्ध के आसन के ठीक एक तरफ उनके शिष्य आनंद और सामने कुछ भिक्षु अनुयायी बैठे हुए थे। शरीर बूढ़ा हो चला था तो आनंद ने पूछा, शाक्यमुनि, आपके जाने के बाद क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? बुद्ध कुछ देर तो शांत रहे, फिर बोले, आनंद, मैं अब वृद्ध हो चला हूं। मेरी यात्रा अब अंत के समीप आ रही है। आनंद, जब तथागत बाहरी वस्तुओं पर ध्यान देना बंद कर देता है तभी तथागत का शरीर सुकून में होता है। इसलिए तुम स्वयं अपने दीपक बनो। अपदीपो भवः। ये वो महात्मा बुद्ध थे जिन्हें आगे चलकर करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में उतारा। इनके मध्यम मार्ग के सिद्धांत ने दुनिया भर को सिंथेसिस का मूल सिखाया। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनकी अस्थियां उनसे जुड़े कुछ स्थानों पर रखी गईं। इन्हीं में से एक जगह भारत नेपाल सीमा पर है, पिपरहवा। आज पिपरहवा के स्तूप के अवशेष पूरी दुनिया से होते हुए 127 साल बाद भारत लौटे हैं। कौन ले गया था ये अवशेष? कैसे मिले बुद्ध की विरासत के ये मनके? क्या है इनका ब्रिटिश और थाईलैंड कनेक्शन? और क्यों हमारी साझी विरासत की धरोहर है बुद्ध के अस्थि कलश? नमस्ते और स्वागत। मैं अभिषेक और आज तारीख में बात बुद्ध के पिपरहवा स्तूप से निकले अवशेष और इनकी विश्व यात्रा की। महात्मा बुद्ध के अपदीपो भवः संदेश के बाद आनंद ने एक और सवाल किया। पूछा कि शाक्यमुनि, आपके निर्वाण के बाद की प्रक्रिया क्या होगी? बुद्ध ने एक कटोरी में चावल भरे और उसे एक तस्तरी पर पलट दिया और बोले, जब अंतिम क्रिया करो तो मेरी अस्थियों के ऊपर एक स्तूप, एक थुप्प बना देना। जॉन हटिंगटन ने अपने शोध में महापरिनिर्वाण सूत्र के हवाले से बुद्ध के आखिरी दिनों की कहानी बताई है कुछ यूं। शाक्यमुनि वैशाली में बारिश के दौरान रुके। उसके बाद कपिलवस्तु और श्रावस्ती की तरफ रुख किया। वहां से पावा आए और यहीं कुंडग्राम के आम्रवन में रुके। एक रात भोजन के बाद बुद्ध बीमार पड़ गए। कुशीनारा के मल्ल शासकों के यहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। जब 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की कुशीनारा, यानी आज उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, वहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके अनुयायियों ने बुद्ध को अपने अपने हिस्से रखने की कोशिश की। कुशीनारा के मल्ल ने कहा, बुद्ध हमारे हुए। कपिलवस्तु के शाक्य भी अपना हक जताने आए। मगध का राजा अजातशत्रु भी आया। आनंद ने इस दुविधा में बीच बचाव किया और स्तूप वाली बात सबके सामने रख दी। द्रोण नाम के ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि 8 जगहें ऐसी हैं जो बुद्ध के जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्पा, इसके अलावा रामग्राम, वेथ, दीप, पावा, कुशीनारा और पिपरहवा। इन्हीं जगहों पर बुद्ध की अस्थियां और उनके साथ कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भी स्तूपों में दबा दी गईं। 2 स्तूप और भी बने। ये सभी स्तूप बुद्ध की अस्थियों के ऊपर बने थे, सो शारीरिक स्तूप कहलाए। यही सबसे पुराने और सबसे पवित्र किस्म के स्तूप भी माने गए। इन्हीं में से एक स्तूप पिपरहवा में बना था। पिपरहवा आज के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर संभाग के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। पिपरहवा से सटी नेपाल की सीमा बमुश्किल कुछ किलोमीटर भर ही दूर है। बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी भी इसके पास नेपाल की तराई में ही स्थित है। 6वीं सदी ईसा पूर्व में जन्मे बुद्ध पहले शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ हुआ करते थे, आप जानते ही होंगे। यही राजधानी कपिलवस्तु में सिद्धार्थ ने अपने शुरुआती 3 दशक बिताए थे। एक दिन सिद्धार्थ ने घर छोड़ा और ज्ञान की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे कई सालों के कड़े तप से ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध हुए। बुद्ध से मध्यम मार्ग जैसे सिद्धांत दिए उन्होंने, जो आज भी प्रासंगिक है। उनके महापरिनिर्वाण के बाद ही ये स्तूप स्थापित हुए। अब पिपरहवा के स्तूप की खोज पर चलते हैं। 1890 के दशक की ये बात है। भारत अंग्रेजी हुकूमत का दंश झेल रहा था। खराब नीतियों के चलते सूखे की स्थिति अकाल में बदल रही थी। हालात ऐसे थे कि 1890 का दशक तो भारत में अकालों का दशक ही कहलाने लगा। हर दूसरे साल भयानक अकाल पड़े। ऐसे में खेती से वसूली घटी तो ब्रिटिश हुकूमत ने सिंचाई के साधन बढ़ाने शुरू किए। इसी क्रम में नई ज़मीनें समतल हो रही थीं, नहरें खोदी जा रही थीं, रेलवे का काम भी कई हिस्सों में शुरू हो रहा था। पिपरहवा और आसपास का इलाका तब बर्दपुर जमींदारी के हिस्से आता था। ये जमींदारी एक ब्रिटिश के हिस्से आती थी। नाम था विलियम
क्लैक्सटन पेपे। जनवरी 1898 में पेपे ने ही इस टीले की पहली मर्तबा खुदाई करवाई। ज़मीन सपाट करने के चलते पेपे को यहाँ कुछ पुराना स्ट्रक्चर दिखाई दिया। एक तरफ से करीब 20 फीट गहराई तक खोदने पर पेपे को यहाँ कुछ बेशकीमती मिला। द एशेज ऑफ बुद्ध शोध पत्र में हैरी फॉक इस बाबत लिखते हैं, ये स्तूप कभी विलियम क्लैक्सटन पेपे की बर्दपुर एस्टेट का हिस्सा था। पेपे यहाँ नकदी फसलें उगाते थे। पेशे से एक इंजीनियर थे, इसलिए उनकी खुदाई बहुत व्यवस्थित थी। पेपे ने बिना देरी किए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन को एक रिपोर्ट भेजी। साथ एक नक्शा भी था जिसमें खुदाई के स्तरों से जुड़ी सभी जानकारियां थी। जब ये अवशेष पेपे को मिले तो उन्हें ये बुद्ध से जुड़े ज़रूरी साक्ष्य लगे थे, क्योंकि कुल साल भर पहले ही रुम्मिनदेई यानी नेपाल के लुम्बिनी में भी ऐसा ही कुछ खोजा गया था। पेपे ने पुरातत्व विभाग के सहायक सर्वेक्षक डॉक्टर फ्यूहरर और पड़ोस के ज़िले बस्ती में कलेक्टर विंसेंट स्मिथ को भी इसकी जानकारी भेजी। ये वही विंसेंट स्मिथ थे जिन्होंने आगे चलकर भारत के इतिहास को लिखा। पेपर हवा प्रोजेक्ट से मिली जानकारी के अनुसार इस खुदाई से पेपे को एक पत्थर का बना भारी संदूक मिला था। संदूक खुला तो भीतर 5 छोटे छोटे बर्तन थे, जिनमें सोने चांदी, मोती, कर्नेलियन, पुखराज, गार्नेट और मूंगा जैसे 1800 रत्न के साथ कुछ हड्डियां और राख भी मिली। इन्हीं में से एक बर्तन के किनारे पाली लिपि में कुछ उकेरा गया था, जिसका मतलब था यह स्थान बुद्ध के अवशेषों के लिए उनके शाक्य कुल के भाई बहनों, बच्चों और पत्नियों के द्वारा। जैसे ही इसकी खोज हुई, ये खबर दुनिया भर में फैल गई। तब सियाम, आज के थाईलैंड के भिक्षु बन चुके राजकुमार जिनवर वंश भी उत्तर भारत की यात्रा पर थे। उन्होंने सियाम के राजवंश की तरफ से बुद्ध की अस्थियों में से एक हिस्से की मांग रखी। दरअसल 18वीं और 19वीं सदी के दौर में एशिया के तमाम देश किसी न किसी यूरोपीय शक्ति के उपनिवेश हुआ करते थे, लेकिन थाईलैंड संप्रभु शासन कर रहा था उस समय भी। भिक्षु राजकुमार के भाई राम पंचम थाईलैंड के राजा थे और तब थाईलैंड में बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रभाव हुआ करता था। ब्रिटिश सत्ता ने इसे संबंध मधुर करने का मौका देखकर थाईलैंड को इसमें हिस्सा देने का तय किया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त ये कि थाईलैंड उसी हिस्से में से बर्मा यानी म्यांमार और सीलोन यानी श्रीलंका को भी बुद्ध के अवशेष देगा। सियाम के राजा राम पंचम ने शर्त मानी और इस तरह अस्थियों का पहला हिस्सा बांटा गया। लेकिन ज़्यादातर अवशेष कोलकाता के भारतीय संग्रहालय भेज दिए गए, जिसे तब इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कलकत्ता कहा जाता था। कलकत्ता पहुंचे अवशेषों में 5 कलश, एक पत्थर का संदूक और 1500 से भी अधिक बहुमूल्य रत्न शामिल थे। 1900 में विलियम पेपे बर्दपुर एस्टेट के मैनेजर की हैसियत से रिटायर हुए। चूँकि पेपर हवा स्तूप की खोज विलियम पेपे ने ही की थी, इसलिए पेपे को भी इसके 7 के बेशकीमती खजाने में से 6वां हिस्सा दिया गया। पेपे अपने देश लौट गए, लेकिन 1920 से अगले 6 साल के लिए एक बार फिर पेपे बर्दपुर आए और मैनेजरियल ड्यूटी निभाई। 1931 में विलियम पेपे का बेटा हम्फ्रे पेपे बर्दपुर स्टेट का मैनेजर बना। 1937 में जब पेपे नहीं रहे तो हम्फ्रे बुद्ध स्तूप से मिले खजाने के हिस्से को लेकर वापस ब्रिटेन लौट गए, जहां उसने इसकी प्रदर्शनी दिखानी उस समय शुरू कर दी। आज़ादी के बाद जब जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ तो हम्फ्रे भारत आए। उन्होंने बर्दपुर स्टेट सरकार के हाथ सौंप दिया और पेपर हवा स्तूप की संपत्ति और जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के हिस्से आई। लेकिन इन बहुमूल्य अवशेषों का एक हिस्सा हम्फ्रे इंग्लैंड भी छोड़ आए थे वहीं पर। भारत आज़ाद हुआ, सो देश की प्रगति के साथ इतिहास भी नए सिरे से लिखा जाना शुरू हुआ। नई खोजें, नए शोध जारी हुए। इसी क्रम में 1971 में पेपर हवा स्तूप का ASI ने दोबारा सर्वे कराया। आर्कियोलॉजिस्ट KM श्रीवास्तव की अगुवाई में फिर से उत्खनन शुरू हुआ। पेपे ने जब उत्खनन किया था तो 20-22 फीट तक खुदाई को ज़मीनी स्तर मान लिया गया था। श्रीवास्तव ने उसके और नीचे जाने का फैसला लिया। करीब 8-10 फीट नीचे तक खोजबीन करवाई। यहाँ श्रीवास्तव को मिले जली हुई हड्डियों के अवशेष फौरी तौर पर कोई कंक्लूजन न देते हुए थोड़ा संवेदनशीलता से काम लिया गया। रिपोर्ट आने तक का इंतजार किया गया। तब सिद्ध हुआ ये वो स्थान है जहाँ मूल रूप से बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, यानी 483 ईसा पूर्व के ये अवशेष मूलतः बुद्ध की अस्थियां थे। ये एक ऐतिहासिक खोज थी। हालांकि पेपे ने जो खोजा उसे कतई कम नहीं माना जा सकता है, लेकिन ये उससे भी बेहतर खोज थी, ये कहने में कोई संदेह भी नहीं। आज ये अस्थियां दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई हैं। कभी जाइएगा तो ज़रूर देख कर आइएगा। खैर, पेपर हवा के स्तूप का बाद में जब उत्खनन पूरा हुआ तो कुल 3 चरणों में इसके बनने के साक्ष्य मिले। पेपर हवा में बुद्ध की अस्थियों का पहला घेरा परिनिर्वाण के तुरंत बाद के समय का था। यह करीब 125 फीट के डायमीटर में गोलाकार आकृति में फैला हुआ था। इसके बाद का घेरा
कार्बन डेटिंग और दूसरे अवशेषों के अध्ययन से मौर्य काल में अशोक के हिस्से जोड़ा गया। इस चरण में पक्की ईंटों से इसे ढका गया और चावल की भूसी से इसकी भराई हुई। घेरे का आकार कमोवेश उतना ही रहा, लेकिन इसकी ऊंचाई 2 फीट से ज्यादा हो गई। तीसरे चरण में स्तूप का गोलाकार क्षेत्र स्क्वायर ऑफ कर दिया गया और इसकी हाइट में करीब 10 गुने का इजाफा। इसकी डेटिंग कुषाण काल के लमसम की मिलती है। इस चरण में स्तूप के चारों तरफ भिक्षुओं के लिए बुद्ध विहार भी बनाए गए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो अभी कुछ वक्त पहले हांगकांग से भारत सरकार गोदरेज समूह के साथ मिलकर वापस लाई है। वो क्या है? वो हिस्सा है विलियम पेपे के परिवार के पास मौजूद दूसरे चरण से मिले बहुमूल्य रत्न और सोने चांदी के अवशेष। विलियम पेपे के पोते क्रिस पेपे ने इन 300 नायाब निशानियों को दुनिया भर में एग्जीबिशन के जरिए ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, सिंगापुर जैसी जगहों पर दर्शाया। यहीं से होकर यह हांगकांग के सॉथबी ग्रुप के पास नीलामी के लिए पहुंचे। बीबीसी के हवाले से क्रिस पेपे का पक्ष भी पता चलता है। वो कहते हैं, मेरे परिवार ने इन अवशेषों को वापस करने का भी विचार किया था, लेकिन इसमें से कुछ पेचीदगियां रहीं, इसलिए हमें नीलामी ही इन अवशेषों को सौंपने का सबसे सही और पारदर्शी तरीका जान पड़ा। सॉथबी ने जब इसके ऑक्शन की खबर पब्लिक की तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस पर आपत्ति दर्ज की। नीलामी रुकी। जुलाई 2025 में भारत सरकार गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह के साथ मिलकर खोज के 127 साल बाद इन अवशेषों को फिर से भारत लाई। महात्मा बुद्ध के पेपर हवा शारीरिक स्तूप और उसके अवशेषों की यात्रा पर ये तारीख का अंक था, जो हालिया डेवलपमेंट के बाद हमने आपके सामने रखना मुनासिब समझा। तारीख का आज का अंक लिखा है हमारे साथी अनुराग ने। फिर आपसे मुलाकात होगी तारीख में किसी नए किस्से कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।